क्या समानता है एक तितली, एक डॉल्फिन, एक जेलीफिश और एक जोंक में? ये सभी प्राणी हैं, लेकिन ये आपस में बहुत अलग दिखते हैं, है ना? इसका मतलब ये है कि प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम वास्तव में बहुत ही विशाल है। प्राणियों की कुल संख्या लगभग 87,70,000 प्रजातियों के होने का अनुमान लगाया गया है। ये संख्या बहुत अधिक है। तो हम इतने विशाल जीव जगत को कैसे समझें और हम इन्हें कैसे वर्गीकृत करें? सौभाग्य से कुछ बहुत ही सरल मानदंड हैं जिनके आधार पर हम इन्हें अलग-अलग संघों में विभाजित कर सकते हैं। प्राणी जगत में कई संघ होते हैं। इस वीडियो में हम प्राणी जगत के सभी संघों का एक अवलोकन करेंगे और उन बुनियादी मानदंडों को समझेंगे जिनके आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। अब यदि आप इस बात से परिचित नहीं हैं कि प्राणियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तो आपको बहुत सारे संघों के नाम सुनने को मिलेंगे जो आपके लिए नए होंगे। आपको कई अनजाने नाम मिल सकते हैं, लेकिन अभी इन नामों को याद करने की चिंता ना करें। बस ये समझने की कोशिश करें कि हम प्राणियों को अलग-अलग संघों में वर्गीकृत करने के लिए कौन से आधारभूत मानदंड अपनाते हैं। जब आप प्रत्येक संघ पर आधारित अन्य वीडियो देखेंगे तो ये नाम आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगे। अब एक बात जो सभी प्राणियों और वास्तव में सभी सजीवों में समान होती है, वो ये है कि वो सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और कई अंग तंत्र मिलकर एक संपूर्ण प्राणी का निर्माण करते हैं। तो ये विभिन्न संगठन स्तर होते हैं, लेकिन कुछ प्राणी, वास्तव में सबसे मूलभूत प्राणी, केवल कोशिकाओं से बने होते हैं। उनके पास ना तो ऊतक होते हैं और ना ही उच्च स्तर का संगठन। वो इतने सरल होते हैं। ये सबसे आदिम प्रकार के प्राणी होते हैं और इन्हें स्पंज कहा जाता है। तो ऐसे कुछ प्राणी होते हैं जिनमें से कुछ तो बहुत सुंदर दिखते हैं, जिनमें केवल कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है और ये संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें पॉरीफेरा कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर में छिद्र होते हैं। यही कारण है कि इन्हें स्पंज कहा जाता है, क्योंकि स्पंज में भी छिद्र होते हैं, है ना? तो ये प्राणियों का सबसे आदिम संघ है। अब इस प्राणी को ध्यान से देखें। क्या आपको इनके शरीर में कोई सममिति दिखाई दे रही है? वास्तव में ये प्राणी इतने आदिम होते हैं कि इनमें कोई सममिति नहीं होती। तो सममिति का अर्थ क्या है? मान लीजिए कि हम मानव शरीर को देख रहे हैं। आप कल्पना करें कि मानव शरीर के बीच से एक समतल रेखा गुजारी जा सकती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ मैंने एक रेखा खींची है, लेकिन यदि आप इसे 3 आयामी रूप में कल्पना करें, तो ये एक समतल होगा जो शरीर को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो इसे सममिति कहते हैं। जब आप किसी प्राणी के शरीर से कोई समतल पास कर सकते हैं जिससे वो 2 समान भागों में बट जाए, तो इसे सममिति कहते हैं। द्विपार्श्व सममिति एक प्रकार की सममिति होती है। ये द्विपार्श्व सममिति है जिसपे केवल एक समतल शरीर को 2 समान भागों में विभाजित कर सकता है। ऐसी एक और प्रकार की सममिति होती है जिसमें एक से अधिक समतल शरीर को बराबर आधों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि इस फूल में। ये एक प्रकार की सममिति है जो प्राणियों और फूलों दोनों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए इस फूल को देखें। आप इस समतल से इसे बिल्कुल 2 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। फिर ये दूसरा समतल इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसी तरह यहाँ 3 और समतल भी हैं। तो कुल मिलाकर 5 समतल हैं जो इस फूल को 2 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार की सममिति, जहां एक से अधिक समतल किसी फूल या जीव को 2 बराबर आधों में विभाजित कर सकते हैं, उसे अरीय सममिति यानी कि रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। अब सबसे आदिम प्रकार के प्राणी जैसे स्पंज, इनमें कोई सममिति नहीं होती है, लेकिन अगले स्तर के आदिम प्राणियों में किसी न किसी प्रकार की सममिति पाई जाती है, जैसे कि यहाँ हमारे जेलीफिश है। तो जेलीफिश को कई समतलों द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए जेलीफिश जिस संघ से संबंधित है उसे नाइडेरिया कहा जाता है।
इसका पुराना नाम सीलेंट्रेट था, लेकिन इसका वर्तमान नाम नाइडेरिया है। इसके ठीक ऊपर एक और संघ आता है जिसमें ये समुद्री जीव होते हैं। इनमें भी अरीय सममिति पाई जाती है और इसे संघ टीनोफोरा कहा जाता है। इन्हें कोम जेली भी कहा जाता है। अगर आप पहली बार इन नामों को सुन रहे हैं तो ज्यादा चिंता ना करें। जब आप इन संघों को विस्तार से पढ़ेंगे तो ये नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब इन प्राणियों में न केवल कोई सम्मिति पाई जाती है बल्कि उनका ऊतक स्तर का संगठन भी होता है। याद रखें कि संघ पॉरीफेरा यानी स्पंज में कोई ऊतक नहीं होते थे। उनके पास केवल कोशिकीय स्तर का संगठन था। लेकिन ये नए जीव नाइडेरिया और टीनोफोरा थोड़े अधिक विकसित हैं। इनकी कोशिकाएं ऊतकों में संगठित होती हैं और इनके भ्रूण में दो ऊतक स्तर होते हैं। तो भ्रूण की ये संरचना कैसी दिखती है? इसे द्विकोरिक कहा जाता है। इसका मतलब है कि भ्रूण में दो ऊतक स्तर होते हैं। अब यहाँ तीन स्तर दिख रहे हैं, एक, दो और तीन। तो ये तीसरी चीज क्या है? इस पर आने से पहले पहले तो ऊतक स्तरों को देखते हैं। बाहरी स्तर को एक्टोडर्म कहा जाता है। डर्म का अर्थ होता है त्वचा और एक्टो का अर्थ होता है बाहरी। तो ये बाहरी ऊतक स्तर है। अंदर का स्तर एंडोडर्म कहलाता है। एंडो का अर्थ होता है अंदरूनी। अब ये सफेद क्षेत्र क्या है? ये वास्तव में एक खाली स्थान है। इसकी स्थिति सभी ऊतक स्तरों के सबसे अंदर होती है और ये अक्सर पाचन नली यानी पाचन तंत्र का हिस्सा होता है। संघ नाइडेरिया और संघ टीनोफोरा द्विकोरिक होते हैं, लेकिन उनसे अधिक विकसित प्राणी त्रिकोरिकी होते हैं। यहाँ दिखाए गए प्राणी त्रिकोरिकी हैं। इसका मतलब है कि इन प्राणियों में तीन ऊतक स्तर होते हैं जब वे भ्रूण की अवस्था में होते हैं। तो ये नीला स्तर फिर से एक्टोडर्म है। लाल रंग वाला भाग एंडोडर्म है। इसके अलावा बीच में एक और ऊतक स्तर होता है जिसे मीजोडर्म कहा जाता है। मीजो का अर्थ है मध्य। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये तीन स्तर होते हैं त्रिकोरिकी प्राणियों में। अब कई पाठ्य पुस्तकों और वीडियो में एक और स्तर बनाया जाता है जो द्विकोरिक प्राणियों में मौजूद होता है, लेकिन ये कोशिकाओं से नहीं बना होता। इसे मीजोग्लिया कहा जाता है और ये कोशिकाओं के स्राव से बनता है, लेकिन स्वयं कोशिकाओं से नहीं बना होता। इसलिए ये कोई ऊतक स्तर नहीं है। अब नाइडेरिया और टीनोफोरा से अधिक विकसित प्राणी सभी त्रिकोरिकी होते हैं। ये सभी द्विपार्श्वीय सम्मति वाले प्राणी होते हैं। त्रिकोरिकी प्राणियों के भी कुछ प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कुछ ऐसा दिखता है। ये वही संरचना है जो आपने पहले देखी थी। यहाँ तीन स्तर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और अंदर पाचन नली होती है। तो वो प्राणी जिनमें त्रिकोरिकी ऊतक स्तर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं उन्हें अगुह्य कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। इस श्रेणी में केवल एक ही संघ आता है और वो है प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटी का अर्थ होता है चपटा और हेलमिंथ का अर्थ होता है कीड़ा। इसलिए इन्हें फ्लैटवर्म भी कहा जाता है। इस चित्र में दिखाया गया उदाहरण एक टेप वर्म है। तो टेप वर्म फ्लैट वर्म या संघ प्लैटीहेलमिन्थीज से संबंधित है और ये अगुह्य है। अब दूसरे प्रकार के त्रिकोरिकी प्राणियों में कुछ अतिरिक्त संरचनाएं होती हैं। तो यहाँ हमारे पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है। अब ये नीला भाग क्या है? ये एक अतिरिक्त स्थान है। ये स्थान सफेद भाग जैसा नहीं है। ये शरीर गुहा है। इसका महत्व ये है कि ये प्राणी के शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है और किसी भी आघात के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा ये आंतरिक अंगों को रखने के लिए एक स्थान प्रदान करता है। अब इस शरीर गुहा को असली प्रगुहा यानी कि ट्रू सीलोम क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि ये पूरी तरह से मेसोडर्म द्वारा आच्छादित नहीं होता। इसलिए इसे कृत्रिम प्रगुहा यानी कि फॉल्स सीलोम कहा जाता है। ऐसे प्राणियों को कूट गुहिक कहा जाता है। इस प्रकार के शरीर गुहा वाले संघ को नेमाटोडा या इसका पुराना नाम एस्कीहेलमिन्थीस से पुकारा जाता है। इन्हें राउंड वर्म भी कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर लंबा और बेलन आकार होता है। आपने बहुत से कीड़े देखे होंगे जो सब्जियों या मिट्टी में पाए जाते हैं। इनमें से कई परजीवी होते हैं जैसे एस्कैरिस। तो ये है नेमाटोड या एस्कीहेलमिन्थीस।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले प्रकार के प्राणियों को अगुहीय क्यों कहा जाता था। अगुहीय का अर्थ है कि इनमें प्रगुहा नहीं होता, इनके शरीर में कोई शरीर गुहा नहीं होती है, इसलिए वे अगुहीय कहलाते हैं। जबकि ये प्राणी कूट गुहिक होते हैं क्योंकि इनमें झूठा या कृत्रिम प्रगुहा पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे भी प्राणी हैं जिनमें सच्चा प्रगुहा यानी कि ट्रू सिलोम होता है? तो इसका उत्तर है हाँ। इनसे अधिक विकसित सभी प्राणियों में सच्चा प्रगुहा होता है। वो सच्चा प्रगुहा वाले प्राणी होते हैं तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, लाल रंग वाला एंडोडर्म और नीले रंग वाला सच्चा प्रगुहा होता है। तो इसे ट्रू सिलोम क्यों कहते हैं और ये फॉल्स सिलोम से कैसे अलग है? ट्रू सीलोम यानी कि सच्ची प्रगुहा ये पूरी तरह से मेसोडर्म के अंदर स्थित होती है। तो यहाँ नारंगी रंग मेसोडर्म है और नीला भाग शरीर गुहा यानी कि ट्रू सीलोम है, जो नारंगी स्तर के भीतर स्थित है। यही कारण है कि ये ट्रू सीलोम कहलाती है। जबकि कूट गुहिक यानी कि सूडोसिलोमेट्स में शरीर गुहा मेसोडर्म के बाहर स्थित होती है। तो यहाँ एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर शरीर गुहा और फिर एंडोडर्म होता है। इसलिए शरीर गुहा मेसोडर्म के बाहर होती है। इसी कारण इसे कृत्रिम प्रगुहा यानी कि फॉल्स सिलोम कहा जाता है। तो फॉल्स सिलोम और ट्री सिलोम में एक और महत्वपूर्ण अंतर है। फॉल्स सिलोम एक तरल पदार्थ से भरा होता है जो एक पानी जैसे पदार्थ होता है, जबकि ट्रू सिलोम वास्तव में एक खाली स्थान होता है। उदाहरण के लिए मनुष्यों के शरीर में हृदय, पेट और अन्य आंतरिक अंगों के चारों ओर जो खाली स्थान होता है वो ट्रू सिलोम है। तो गुहीय कौन होते हैं? कूट गुहिक से ऊपर आने वाले सभी प्राणी गुहीय होते हैं और इनमें कई संघ आते हैं। अब गुहीय के अंतर्गत कौन कौन से संघ आते हैं? पहला संघ है एनालिडा। इस संघ में जोंक और केचुआ आते हैं। दूसरा संघ है आर्थ्रोपोडा। इसमें कीट, मकड़ी, बिच्छू, झींगे, केकड़े, झींगा मछली आदि आते हैं। तीसरा संघ है मोलस्का। इसमें घोंघे, सीप, ऑक्टोपस, स्क्विड्स आते हैं। चौथा संघ है एकाइनोडर्मेटा। इसमें समुद्री तारे और अन्य समुद्री जीव आते हैं। पांचवा संघ है हेमिकॉर्डेटा। इसमें समुद्र में रहने वाले कृमि जैसे जीव आते हैं। सबसे विकसित संघ है कॉर्डेटा। इसमें डॉल्फिन, बंदर, पक्षी, मछली, मगरमच्छ और हम आते हैं। तो सबसे आदिम प्राणी वो हैं जिनका केवल कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। ये है संघ पॉरीफेरा जिसमें स्पंज आते हैं। द्विकोरिक प्राणी जिनमें केवल दो ऊतक स्तर होते हैं, इनमें संघ नाइडेरिया जैसे जेलीफिश और संघ टीनोफोरा जैसे कोम जेलीज आते हैं। अगुहीय वो जिनमें शरीर गुहा नहीं होती, इनमें संघ प्लैटीहेल्मिन्थीस जैसे टेपवर्म आते हैं। कूट गुहिक वो जिनमें झूठी शरीर की गुहा होती है, इसमें संघ नेमाटोडा जैसे कि एस्केरिस आते हैं। फिर है गुहीय वो जिनमें सच्चा प्रगुहा होता है, तो इनमें संघ एनालिडा जैसे जोंक और केचुए, संघ आर्थ्रोपोडा जैसे कीट, मकड़ी, केकड़े, बिच्छू, संघ मोलस्का जैसे घोंघे, ऑक्टोपस, स्क्विड, संघ अकाइनोडर्मेटा जैसे समुद्री तारे, संघ हेमिकॉर्डेटा जैसे समुद्री कृमि, संघ कॉर्डेटा सबसे विकसित संघ जिसमें हम आते हैं। तो इस वीडियो में हमने संपूर्ण प्राणी जगत की एक संक्षिप्त झलक देखी।